एवरीवन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम घटना चक्र के बायोलॉजी पोर्शन को कवर करने वाले हैं और बायोलॉजी का ऑलरेडी मैंने कई सारा चैप्टर्स कवर किया है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे और हमेशा की तरह बुक की जो नोट्स होती है उसको भी कवर करेंगे। उसके अलावा सभी स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी प्री के जो अपडेटेड प्रश्न हैं, यानी कि 2026 तक के, आप देखिएगा यहाँ पर 1990 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 2026 एडिशन बुक है, लेटेस्ट बुक है। बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेसी है। आप देखिएगा कि 1990 से और 2026 तक, कहने का मतलब आप ये मत समझो 2026 तो अभी चल ही रहा है। जब भी 2026 तक आपको कहा जाए तो आप उसको 2025 तक लेके चला करो, क्योंकि जो भी 26 में 2026 में आके जो बुक लॉन्च किया जाएगा वो 25 के लास्ट तक यानी 25 के दिसंबर तक अपडेटेड रहता है। जनरली इसमें जनवरी 2026 तक अपडेट दिया गया है, तो यदि जनवरी में कोई पेपर हुआ होगा स्टेट पीसीएस का तो वो भी शामिल कर लिया गया होगा। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले की जो भी क्लासेज हैं अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। और ज्योग्राफी के अलावा दोस्तों मैंने हाल ही में फिजिक्स के एक तो 10 घंटे की वीडियो अपलोड करी और एक और अपलोड करी लगभग 5 घंटे की, जिसमें मैंने ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश चैप्टर को कवर किया है। ठीक है। पूरे 5 घंटे की, वहाँ पर 150 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और मुझे लगता है कि उसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल वाला जो बीपीएससी का बुक आता है घटना चक्र का, उसमें भी मैंने 1, 3 या 4 घंटे की वीडियो अपलोड कर रही है, जिसमें बिहार स्पेशल जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा प्री में, वो सबको मैंने कवर किया है। तो आप ज़रूर देख लें उसे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और जो नोट्स है वो पहले स्टार्ट करूँगा। देख लीजिए दोस्तों, यही बुक है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 2026 एडिशन है, यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है। और 2026 तक मैंने बताया, जनवरी 2026 तक इसमें क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। वहाँ तक जो भी पेपर हुआ होगा वो सब शामिल किया गया होगा। अब रही बात कि मैंने कौन-कौन सा टॉपिक पहले कवर कर दिया है, तो आप देखिए जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी के अंदर मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कवर कर दिया है। ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर दिया है। इसमें से ये ज़रूर है कि आप देखिएगा यहाँ से ज़्यादातर यानी कि यहाँ तक आई थिंक एक चैप्टर छोड़ दीजिए तो उत्सर्जन तंत्र तक मैंने 2025 एडिशन से कवर किया है। यानी उसमें भी 2025 के फ़रवरी तक के क्वेश्चन अपडेटेड हैं। और जैसे ही 2026 एडिशन का बुक आया मैंने 26 का ले लिया, ताकि आगे के चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँ उसमें और भी अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल पाएँ, छूटे नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर अब आगे की आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। प्लेलिस्ट जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी हम आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भी आप देखिएगा, चूँकि बायोलॉजी वो पोर्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं पूरे साइंस की बात करूँ तो पूरे साइंस में सबसे अधिक बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बायोलॉजी का आप देखेंगे अभी भी लगभग इतना टॉपिक बचा हुआ है जिसको हमें कवर करना है। तो मैं जल्दी-जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो जल्दी-जल्दी ला के ख़त्म करूँ। आप देखेंगे हाल ही में मैंने जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो लॉन्ग वीडियो यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इवन 5-5 घंटे की वीडियो और 10-10 घंटे की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। हालाँकि 10 घंटे वाला तो जो पहले वीडियो आ चुका होता है उसी का कंपाइलेशन होता है, लेकिन उससे छोटी वीडियो जो 4 घंटे, 5 घंटे की है उसमें कंपाइलेशन नहीं मिलता है आपको, जनरली वो नहीं रहती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप यदि आपको मेहनत लग रहा है कि मेहनत किया जा रहा है यहाँ पर हमारे चैनल के द्वारा, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, जहाँ भी आवश्यक लगता है मुझे मैं रिप्लाई भी करता हूँ, तो कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। अब हम नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का जो अपना टॉपिक था वो है अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तंत्र, आप कहो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम नोट्स कवर करेंगे। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में सबसे पहले आपको ग्रंथि के बारे में पढ़ना होगा कि ग्रंथि यानी कि ग्लैंड क्या होता है। देखिए, ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों या फिर अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो किसी न किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। ठीक है। जैसे किसी हार्मोन का स्रावित करेंगी या एंजाइम का स्राव करेंगी,
किसी न किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उनको स्रावित करेंगे, उन्हीं को हम ग्रंथि कहते हैं। जनरली आप देखिएगा तो मानव सहित अन्य जो कशेरुकी जंतु हैं, उनमें 3 स्पष्ट श्रेणियाँ होती हैं ग्रंथियों की, जिनमें सबसे पहला है बहिस्रावी ग्रंथियाँ यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनकी क्या विशेषता है? ये है देखिए, ये नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त। और आप देखिएगा कि इससे रिलेटेड 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में जो पेपर हुआ था। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में या फिर बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा गया था, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसकी यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि का सबसे मुख्य बात क्या है कि यह नलिका युक्त होता है, इसमें ट्यूब्स होते हैं, ठीक है? और इनसे स्रावित जो भी पदार्थ होते हैं वो इन्हीं नलिकाओं से होकर के संबंधित एपिथेलियमी स्तर पर मुक्त होता है। जैसे दुग्ध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आंसू वाला ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें ट्यूब्स होते हैं, यानी कि ये नलिका युक्त होती हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है और जिसमें के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं, इसमें कोई भी नलिका नहीं होता है। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन द्रव्य, जो ऊतक द्रव्य होता है, अंतरकोशिकीय द्रव्य में मुक्त होकर के रुधिर या फिर जो रक्त की धारा होती है, खासकर रक्त का जो प्लाज्मा होता है, उसमें प्रवेश करते हैं और ब्लड के माध्यम से संबंधित ऊतकों या जिस कोशिकाओं तक पहुंचना होता है, वहां तक पहुंचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? बहिस्रावी का मतलब कि इसमें जो भी स्राव होगा वो एक ट्यूब के माध्यम से होगा, ट्यूब के माध्यम से वो संबंधित ऊतक या अंग या फिर जहाँ पर भी पहुँचना है उसको वो पहुँचेगा ट्यूब के माध्यम से। लेकिन जो अंतःस्रावी हैं, इनमें जो पदार्थ या हार्मोन का स्राव होगा वो सीधे ब्लड में निकलता है, यानी सीधे ब्लड में स्रावित होती हैं और ब्लड के माध्यम से, खास करके ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है, उसके माध्यम से ये दूसरे ऊतकों या फिर जहां पर पहुंचना होता है उन कोशिकाओं तक ये पहुंचते हैं। जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि इत्यादि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब बात कर लेते हैं मिश्रित ग्रंथियां, यानी तीसरी जो कैटेगरी है वो है मिक्स्ड ग्लैंड की। और मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होता है कि इनमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, जैसे पैंक्रियाज हो गया, अग्न्याशय। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ग्लैंड क्या होता है, मैंने बता दिया कि शरीर का वह अंग जो विशिष्ट पदार्थों का स्राव करता है उसको ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन क्या होता है, रासायनिक दूत आप कह सकते हैं, केमिकल मैसेंजर, यानी ये केमिकल जब हमारे शरीर में रिलीज होता है किसी भी अंग द्वारा, तो वो क्या करता है, वो प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए, जैसे उपापचय के लिए, प्रजनन इत्यादि को नियंत्रित करता है। अब ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया कि एक्सोक्राइन, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन और मिक्स्ड होता है। आप देख सकते हैं बहिस्रावी में जो भी पदार्थ का स्राव होगा वो इस ट्यूब के माध्यम से या फिर इस डक्ट के माध्यम से, इसमें नलिका युक्त या होता है बहिस्रावी, ठीक है? और अंतःस्रावी जो होता है वो सीधे नलिका विहीन होता है, कोई भी इसमें नली नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लड के हिस्सा है ब्लड का, उसमें डायरेक्ट ये स्रावित कर रहा है और उसमें डायरेक्ट घुल रहा है। इसके बाद आप तीसरा देखिएगा यहाँ पर मिश्रित, जिसमें आपके नली भी है यहाँ पर, यानी कि यह नलिका युक्त भी होता है और इसमें डायरेक्ट काम भी होता है, यानी कि दोनों गुण इसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जैसे में पाचक रस जो नलिका द्वारा निकलता है और हार्मोन जो डायरेक्ट रक्त में जाता है, दोनों का स्राव ये करता है। उदाहरण के तौर पर पैंक्रियाज हो गया। इन दोनों में क्या था कि स्राव नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलता है बहिस्रावी में, और अंतःस्रावी में हार्मोन सीधे ब्लड के प्लाज्मा में स्रावित होते हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड और एड्रिनल, ये प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और दुग्ध और पसीना जो निकालता है वो वाला ग्रंथि, फिर अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अग्न्याशय की, जो कि एक मिक्स ग्रंथि था, आपको याद है, मिक्स ग्लैंड, यानी कि इसमें दोनों तरह के काम होते हैं, यानी कि नलिका युक्त भी काम ये कर सकता है और बिना नलिका वाला डायरेक्ट भी। अब यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ पर लिखा ही है, जिसे पाचक एंजाइम तथा इसकी जो लैंगर हैंग्स की द्वीपिकाएं होती हैं
उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। यदि अग्न्याशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें पाचक एंजाइम जो होता है वो इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के माध्यम से निकलता है। उसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अब अगर हम इसमें मुख्य बात देखें तो आप देखिएगा अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्प्रेरित या उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है उसको सिक्रीटीन कहा जाता है। यानी कि जो भोजन को पचाता है हमारे अग्न्याशय में, उसमें पचाने के लिए भी एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, तभी वो उत्प्रेरित होगा पाचक रस और पचाने का काम शुरू करेगा। जैसे मान लो अगर आप मेरे अंडर में काम करेंगे तो आप जनरली होता क्या है कि कोई अपने मन से काम नहीं करता है, उसके ऊपर वाला जो बैठा है, जैसे मान लो आप अगर मेरे अंडर काम कर रहे हैं तो मैं जैसे ही बोलूँगा तब आप काम शुरू करेंगे। तो मैं वहाँ पर हार्मोन की तरह हो गया कि मैं बोलूँगा तो आप काम शुरू करेंगे। कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है। जो हार्मोन होता है जनरली वो प्रेरित या उत्तेजित करता है। आप देख रहे हैं अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्न्याशय को कैसे लगेगा कि अब मुझे पाचक रस का उत्पादन करना चाहिए ताकि भोजन पचे। उसके लिए इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है सिक्रीटीन। छोटी आंत के ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है। संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी यह प्रेरित करता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अग्न्याशय जो होता है यह पाचक रस के उत्पादन के लिए इसको प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है सिक्रीटीन। सिक्रीटीन को कौन स्रावित करता है यानी कि इसको कौन उत्पन्न करता है? यह छोटी आंत का जो ग्रहणी होता है ड्यूडेनम हिस्सा उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और यह जठर रस के स्रावन को भी कम करता है जिससे एसिडिटी वगैरह बनता है और पित्ताशय के संकुचन में भी ये प्रेरित करता है। तो सिक्रीटीन का 3 काम हो गया। ठीक है, एक तो यह अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा कि यह हार्मोन जो होता है यह जठर रस के स्रावन को भी यानी उसके स्राव को भी कम करता है और पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है और इसकी उत्पत्ति होती है ड्यूडेनम के द्वारा। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आप देखिएगा तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग हो जाता है तथा अधिकता से यानी कि यदि शरीर में ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज यानी कि सीधे आम तौर पर आप समझिए शुगर, ठीक है। अगर शुगर कम हुआ तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर कम होगा तो नहीं डायबिटीज होगा। इंसुलिन जो होता है एक्चुअली में इंसुलिन कंट्रोल करता है शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को, ठीक है, यानी शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन अगर कम हुआ तो शुगर ज़्यादा बढ़ सकता है और शुगर बढ़ने से मधुमेह की बीमारी हो सकती है। और अगर इंसुलिन ज़्यादा स्रावित होने लगे तो भी दिक्कत है, फिर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, ज़्यादा ही कंट्रोल करने लगेगा। और ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा कम हो जाए तो भी दिक्कत है। सीधे तौर पर आपको एक चीज़ समझ लेना है, देखिए जो इंसुलिन है, इंसुलिन सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय आप बोलिएगा। अच्छा, अब देखिए आगे ये बना किससे होता है? ये चूँकि पेप्टाइड हार्मोन है इसीलिए यह एमिनो एसिड से बना होता है और कितने एमिनो एसिड से? आपने देखा यहाँ पर 51 जो एमिनो एसिड हैं उससे ये बना होता है, यानी एमिनो अम्ल से। अब देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है? ग्लूकोज को ब्लड में कितना रखना है, कितना सेल में भेजना है। देखिए जब भी मीठे पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो उससे ग्लूकोज उसका जो होता है शुगर जो होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, तो कितना शुगर ब्लड में रखना है और कितना उसमें से सेल में भेज देना है, ये मुख्य काम करता है। यानी शुगर को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन। ठीक है, अब देखो
ब्लड में जितना आवश्यक होता है उतना रखता है, बाकी को यह ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर? सेल में। अब सोचो कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, इंसुलिन यदि इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो यह जो शुगर होगा उसको सेल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में ही घुल जाएगा और ब्लड में यदि ज़्यादा शुगर हो गया तो फिर शुगर की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी और शुगर बढ़ने से हमें क्या हो जाएगा? मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो जाएगा। तो मधुमेह हुआ किस लिए? शुगर के बढ़ने से और किसकी कमी से हुआ? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कम होगा तो शुगर बढ़ जाएगा ब्लड में। अच्छा, इंसुलिन अगर ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? यदि इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो ये आवश्यकता से अधिक शुगर को ब्लड से भेज देता है सेल में, यानी ब्लड में फिर शुगर की कमी होने लगती है। और वैसे केस में भी कमजोरी, चक्कर आना जैसा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं। देखिए अब उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिड्स वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रायः अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच वसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। चाय, कॉफ़ी या फिर विस्की जो मदिरा वाला होता है, अल्कोहल के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा, रुधिर तनों और इससे रुधिर का जो ब्लड प्रेशर होता है यानी ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ये इस बात को भी मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिड्स जो जिसको भी होगा इसमें होगा क्या? उसको अत्यधिक प्यास लगेगा। कारण क्या है? शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी जल की कमी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? अब जल की कमी हो जाएगा तो जल को कंट्रोल करने वाला जो भी हमारे शरीर में ऐसा हार्मोन है या जो भी पदार्थ है जो जल को कंट्रोल करता है उसको दिया जाएगा बाहर से। तो हमारे शरीर में जल को कंट्रोल करता है एडीएच या फिर इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। एडीएच का मतलब हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जो यूरिन को यानी कि मूत्र को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर से पानी को बाहर जाने से रोकता है कई बार ये आवश्यकता पड़ने पर। और इसकी कमी से क्या होगा? जब भी आप पानी पिएँगे तो वो डायरेक्ट किडनी के द्वारा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो फिर से आपको उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा मूत्र के रूप में। तो यहाँ पर अब इसको कंट्रोल करने के लिए एडीएच आपको दिया जाता है और जो एडीएच बाहर से दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पिट्रेसिन कहते हैं, यानी कि ये कृत्रिम एडीएच के तौर पर काम करता है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के तौर पर। देखिए जब भी हम चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो एडीएच होता है उसकी मात्रा घट जाती है। अब एडीएच की मात्रा घट जाती है तो ऐसे में होगा क्या? इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एडीएच का काम क्या था? हमारे हमारे शरीर में पानी को कंट्रोल करना। देखिए जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो एडीएच क्या करता है? एडीएच किडनी को बोलता है कि देखो भाई अभी शरीर में पानी की कमी है, इसीलिए अब पानी को बाहर उत्सर्जित नहीं करो यानी कि उसको पेशाब में कन्वर्ट मत करो और उसको रोक के रखो और ऐसे में मूत्र गाढ़ा होता है और हमारे शरीर में पानी कंट्रोल मात्रा में रहती है। लेकिन एडीएच ही यदि कम हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में मूत्र की मात्रा बढ़ेगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो बनेगा और उत्सर्जित होगा। और अगर ऐसा होता रहा, चलता रहा, जितना पानी आप पिए वो बाहर निकलता रहा तो ऐसे में शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। और इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको पूरा करने के लिए आपको कृत्रिम एडीएच यानी बाहर से एडीएच की खुराक देनी पड़ेगी जिसको हम पिट्रेसिन कहते हैं। तो पिट्रेसिन एक्चुअली में एडीएच का ही एक खुराक हुआ। एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये उसी का एक नाम है। अब देखिए अगर शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया तो वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच की अधिकता, ये तो मैंने बता दिया कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपको पिट्रेसिन लेना पड़ेगा। अब क्या हो कि यदि एडीएच की अधिकता हो जाए शरीर में, अगर शरीर में एडीएच की अधिकता हो जाएगी तो ऐसे में आपको पता होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अंदर ही रोकने पर मजबूर करने लगेगा। ज़्यादा पानी अगर
अंदर रुका तो ऐसे में क्या होगा, मूत्र गाढ़ा होगा और ब्लड जो होगा वो तनु हो जाएगा और इससे ब्लड का दाब बढ़ने लगेगा, यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो वैसोप्रेसिन होता है, यानी कि जो एडीएच होता है, वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? उसका स्रावन होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना, इसीलिए इसको मूत्रक-रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं, यानी एंटी डाययूरेटिक। देखिए, एंटी का मतलब उल्टा हो गया, डाययूरेटिक यानी कि यूरिन से संबंधित है और हार्मोन तो हो गया ही, यानी ये यूरिन को रोकने का काम करता है शरीर के अंदर, ताकि जल की कमी ना हो, ठीक? इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जैसे ही आप ठंडा अल्कोहल बिल्कुल लीजिएगा, तो काफ़ी जल्दी-जल्दी आपको मूत्र त्याग की इच्छा होगी, कारण है कि आपके शरीर में एडीएच की मात्रा कम हो जाएगी, एडीएच कम हो गया तो फिर वह वाटर को आपके अंदर यानी शरीर के अंदर रोक के नहीं रख पाएगा, रुकेगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर उत्सर्जित होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला आप देखिए टॉपिक है यहाँ पर इसमें दिया गया है मानव शरीर में पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। ये एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि गोल और लाल भूरी रंग की होती है। इसका वजन लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम और इसका डायमीटर लगभग 1 टू 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी इंग्लिश हुआ, पीयूष ग्रंथि उसी को हिंदी में कहते हैं, इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रित करते हैं। तो अब देखिए बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को उत्सर्जित करती हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग जो होता है हाइपोथैलेमस, यह तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है, दोनों को जोड़ता है। ये हमने पिछले चैप्टर में ही कवर कर लिया। देखिए एक और इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पर हमारे शरीर का हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन या इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसका शरीर में संबंध है वृद्धि से, शरीर की वृद्धि से, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी शरीर अचानक बड़ा होना, कोई अंग बड़ा हो जाना, जबकि इसकी कमी से बौनापन भी हो सकता है। आप डायग्राम देख सकते हैं बुक का, इसमें आपको सारी ग्रंथियों को एक साथ दिखाया गया है, कौन-सी ग्रंथि कहाँ है, उसके द्वारा कौन-सा हार्मोन रिलीज़ किया जाता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर पीनियल ग्रंथि है और यह मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन हार्मोन इसको उत्सर्जित करता है या रिलीज़ करता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और यह जनरली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो पीछे वाला यानी पश्च पिट्यूटरी और दूसरा है अग्र पिट्यूटरी। फर्स्ट वाला जो पीछे वाला है, वो जनरली एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों को स्रावित करता है। एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, यानी कि मूत्ररोधी हार्मोन जिसको आप कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है, कई बार इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। अग्र पिट्यूटरी इसमें देखिएगा इम्पोर्टेंट में आपका एसटीएच है, यानी सोमैटोट्रोपिन जिसको हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। अभी हमने देखा था जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। इसकी अधिकता से आप देख सकते हैं विशालकायता या फिर बहुत लंबा या बड़ा शरीर हो जाना, ऐसी बीमारी हो जाती है और अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन हो सकता है। ऐसे और सारे कई सारे हार्मोन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ हैं जो पैराथ हार्मोन या फिर पीटीएच का उत्सर्जन करती हैं या स्राव करती हैं। थायरॉइड ग्रंथि जो है, थायराइड को कई बार ऑटो ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका प्रमुख इसमें याद रखिए, एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है या फिर थायरॉक्सिन इसको कहा जाता है। थायरॉक्सिन ज़रूर याद रखिए, थायरॉक्सिन जो है ये थायरॉइड ग्रंथि द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावे है कैल्सीटोनिन। देखिएगा यहाँ पर है आपके पास थाइमस ग्रंथि जो
थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन को उत्सर्जित करता है। यकृत देखिए लीवर जो है इसका जो प्रमुख उत्सर्जन है वो आईजीएफ के रूप में होता है, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब बात करते हैं किडनी की, ये कैल्सिट्रॉल ये भी बनाता है। इसके अलावा रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, अब इस राइट साइड में देखिए अमाशय है, ये गैस्ट्रिन और घ्रेलिन दोनों का उत्सर्जन करता है। अमाशय जनरली आप अमाशय बोलते हैं स्टोमक को। और पैंक्रियाज, ये जो पैंक्रियाज है देखिए अग्न्याशय, इसमें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका, इतनी अलग अलग कोशिकाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं। आप देखिएगा अल्फा कोशिका ये ग्लूकागॉन को स्रावित करता है, बीटा कोशिका इंसुलिन को, जिसकी कमी से आपने देखा कि मधुमेह की बीमारी होती है, और डेल्टा कोशिका ये सोमैटोस्टैटिन का उत्सर्जन करता है, और अग्न्याशी जो पॉलीपेप्टाइड है इसको एफ कोशिका उत्सर्जित करता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंडाशय अब बात करते हैं, ये केवल महिलाओं में होता है। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन इनका उत्सर्जन करता है। जो एस्ट्रोजेन है इसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और ऐसे ही आप वृषण देखिएगा, यानी कि ये केवल पुरुषों में होता है, और इस ये एंड्रोजेन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को उत्सर्जित करता है। एंड्रोजेन को हम मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि देखिए, यह एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स दो अलग-अलग प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है, जिसके और भी यहाँ पर टाइप आप देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट जो हार्मोन थे मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, यानी कि द जीएस सॉल्वर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब बात करेंगे थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसका स्राव किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले थायरॉक्सिन एक हार्मोन का नाम है। इसका स्राव गर्दन के आगे वाले हिस्से में जो कंठ होता है, जिसको वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स कहते हैं, उसके नीचे स्थित एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। जनरली गर्दन पर यह आगे थोड़ा उठा हुआ दिखता है आपको, तो वो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसी के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किया जाता है, यानी कि उसको रिलीज किया जाता है। शरीर में यह यानी कि जो थायरॉइड हार्मोन होता है उसके साथ यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी ये काम करता है। इस हार्मोन की कमी से, यानी कि जो थायरॉक्सिन है इसकी यदि कमी हो जाए तो उस स्थिति को हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, और इससे बच्चों में जड़ मानवता यानी कि मानसिक विकास कम होने वाला या शारीरिक विकास कम होने वाली बीमारी हो जाती है। जड़ मानवता में जनरली यही होता है, मानसिक विकास कम होगा, शारीरिक विकास जो होगा वो कम होगा। और वयस्क में मिक्सिडिमा नामक बीमारी हो जाती है, और इसमें क्या होता है जनरली आप देखिएगा तो त्वचा मोटी होने लगती है, वजन हो जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा, ये सब इसमें समस्या उत्पन्न होता है वयस्कों के लिए। तो दो रोग प्रमुख है, जड़ मानवता जो बच्चों में होता है, और मिक्सिडिमा यह वयस्क में होता है। अब देखिए सामान्य तौर पर घेंघा या गलगंड जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, और साथ ही हाशिमोटो, ये दोनों जो रोग है घेंघा और हाशिमोटो, ये भी थायरॉइड की ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसकी कमी से ही होता है। थायरॉक्सिन की कमी हुई तो आप देखिएगा घेंघा या फिर हाशिमोटो जो होता है इसकी बीमारी हो सकती है। ये तो हो गया कि इसकी कमी से बीमारी होगा। अब ये अधिक हो जाए तब क्या होगा? देखो नेत्रोत्संधि गलगंड या फिर एक्ज़ोप्थेल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर रोग, ये 2 रोग ऐसे हैं जो थायरॉइड ग्रंथि के अतिस्रावन यानी कि हाइपर सेक्रेशन के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा होने के कारण हो सकता है। यानी वो कम हो जाए तो घेंघा हो सकता है, हाशिमोटो की बीमारी हो सकती है। अगर वो अधिक हो जाए तो ये दोनों बीमारी हो सकता है। अब आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल है जिसे थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या फिर टीएसएच है। यानी थायरॉक्सिन जो
एमिनो एसिड है, इसको स्रावित करने के लिए कौन-सा हार्मोन इसको प्रेरित करता है? तो प्रेरित करता है थायरोट्रोपिन, जिसको टीएसएच कहा जाता है। टीएसएच का मतलब हो गया थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायरॉइड को स्टिमुलेट करने वाला, उसको उत्तेजित करने वाला। और थायरॉइड उत्तेजित होगा तब जाकर के वह थायरोक्सिन को बनाएगा, जो कि एक एमिनो एसिड है। ठीक है? तो वह थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित तो होता है, लेकिन थायरॉइड अपने मन से नहीं बनाता है। थायरॉइड को बनाने के लिए उसको चाहिए टीएसएच, यानी कि थायरोट्रोपिन, जिसको टीएसएच का मतलब मैंने बता दिया था, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो टीएसएच है, इसको कौन स्रावित करता है? इसको स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है? थायरोक्सिन जो है, ये निकलेगा तो थायरॉइड ग्रंथि से, लेकिन थायरॉइड ग्रंथि तभी निकालेगा जब उसको टीएसएच प्राप्त होगा, और उसको टीएसएच कौन देता है? पीयूष ग्रंथि। अब देखो, पीयूष ग्रंथि जो कि थायरॉइड ग्रंथि को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मैंने बताया था कि इसीलिए पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल कर रहा है। पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, वो जनरली बाकी के ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ, देखिए थायरॉइड ग्रंथि रहता कहाँ पर है? इसका स्थान है, लोकेशन है गर्दन के आगे वाले हिस्से में, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये लिरिंक्स है, क्वेश्चन में आप सॉरी इमेज में देख सकते हैं। ट्रैकिया है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, और इसके ऊपर ट्रैकिया के ऊपर ये जो तितली जैसा आकार दिख रहा है, देखिए इसका आकार कैसा होता है? ये बटरफ्लाई जैसा इसका आकार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्थान है लैरिंक्स के ठीक नीचे होता है। ये लैरिंक्स है यानी कंठ है, और उसके ठीक नीचे ये पाया जाता है। और किसके ऊपर होता है? श्वास नली यानी ट्रैकिया के ऊपर ये चिपका रहता है, ऐसे जिस प्रकार के दिख रहा है। प्रकार देखिएगा, यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड है। किस प्रकार का है अगर पूछा जाए तो एंडोक्राइन है। अब मुख्य काम क्या है इसका? देखिए फंक्शन है इसका कि शरीर में जैविक प्रक्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को हार्मोन के माध्यम से यह नियंत्रित करता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको जनरली T4 बोला जाता है। अब देखिए थायरोक्सिन में ट्रायोसिन और आयोडीन है, ये दोनों मिलाकर के T4 मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है यह। अब इसका मतलब कि आयोडीन की कमी हो जाए तो इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है? ट्रायोसिन की कमी हो जाए तो भी इसकी कमी हो सकती है। स्राव यानी कि इसका सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? सीधे थायरॉइड ग्रंथि द्वारा इसको ब्लड में डायरेक्ट सिक्रेट किया जाता है, तभी जाकर के इसको एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं, यानी अंतःस्रावी। क्योंकि ये नलिकाओं के माध्यम से नहीं करता है, तो यहाँ पर इसका स्राव जो होता है वो थायरॉइड ग्लैंड द्वारा डायरेक्ट होता है। नेचर कैसा होता है? आयोडीन युक्त होता है। यह जो हार्मोन है वो आयोडीन युक्त है। ठीक है? यानी कि आयोडीन को कंटेन करता है। निर्माण बनता कैसे है? कॉम्पोजिशन आप देखिएगा यहाँ पर, एक एमिनो एसिड जिसको हम टायरोसिन बोलते हैं, वो आयोडीन के साथ मिलकर के थायरोक्सिन का निर्माण करता है। मुख्य कार्य क्या है थायरोक्सिन का? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना और शरीर और मानसिक विकास में सहायता करना। शारीरिक और मानसिक विकास में आपने देखा कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में रुकावट हो सकता है यदि इसकी कमी हो जाए बच्चों में। तो बात आती है कि थायरोक्सिन का कार्य शरीर में किस प्रकार का है? देखिए एक इंजन का जो स्पीड कंट्रोलर होता है, जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, जिसको दबाने से जो गाड़ी की रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है, कम करने से कम होता है, वैसा ही कुछ इसका काम है। तो T4 हार्मोन जो है थायरोक्सिन, जनरली इसको सामान्य रहना चाहिए, स्लो भी नहीं होना चाहिए, यानी इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए, और इसकी अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। देखिए यदि हार्मोन कम हो तो शरीर का इंजन धीमा हो जाएगा, यानी कि ऐसी बीमारी होगी जिसमें सुस्ती, थकावट और वजन बढ़ना जैसा होगा। और दूसरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, थायरोक्सिन तय करता है कि शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा का उपयोग कितनी तेजी से करेंगी। यह तापमान और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। यदि अधिक हो जाए तो ऐसे में क्या होगा? शरीर का इंजन तेज चलेगा, यानी कि वजन कम हो जाएगा और दिल की धड़कन भी तेज होगी। नियंत्रण प्रणाली देखिए, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल कौन करता है इसको? सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस को, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है, यानी ह्यूमन ब्रेन का एक भाग है। मैंने बताया था कि यह कंट्रोल करता है किसको? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी छोटे-मोटे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है, यह टीआरएच हार्मोन को स्रावित करता है, और टीआरएच हार्मोन जो होता है
यह किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए यहाँ से टीएसएच यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है यानी उसको कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को स्रावित करता है। और जब टीएसएच हार्मोन प्राप्त होता है थायरॉइड ग्लैंड को, तब यह T4 यानी यह टॉक्सिन जो हार्मोन होता है को स्रावित करता है। तो ये आपको फ्लो याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो होगा ये ऑर्डर देगा किसको? पिट्यूटरी को, और इसके बाद ये बाकी को कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल रिलीज तो होता है ये थायरॉइड ग्लैंड के ही द्वारा, लेकिन तभी ये रिलीज होगा जब इसको टीएसएच प्राप्त होगा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। देखिए यहाँ पर टीएसएच यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वह स्विच है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायरॉइड को ऑन करता है, यानी कि जब टीएसएच प्राप्त होगा तब ये काम करे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस हार्मोन की कमी से कौन-सी बीमारी हो सकती है। देखिए हाइपोथायरॉइडिज़्म में क्या होगा, जब थायरॉक्सिन का उत्पादन कम हो, यानी कि जो थायरॉइड ग्रंथि हो वो काम बिल्कुल धीमा करे, थायरॉक्सिन का उत्पादन कम से कम करे, तो ऐसे में बच्चों में कौन-सी बीमारी होती है? क्रेटिनिज़्म, जिसको ये कहा जाता है जड़ मानवता, ना हिंदी में जड़ मानवता था, अब या जड़ मानव जो भी आप समझो, इस तरह का था, मैं एक बार क्लियर ही हो लेता हूँ। हाँ, जड़ मानवता ही था। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी बौनापन जैसा स्थिति हो जाता है, मानसिक विकास कम होता है, बच्चों की बीमारी है। वयस्कों में, एडल्ट्स लोग में क्या बीमारी हो सकती है? मिक्सोएडेमा, और इसमें क्या होता है, सुस्ती होता है, थकावट होता है, शरीर में वजन बढ़ता है, त्वचा मोटा होने लगता है और रूखा-रूखा त्वचा यानी ड्राई स्किन होने लगता है। ग्वाइटर भी एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होता है, और यह गर्दन की जो ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन, इसमें भारी सूजन ला देता है, यानी फूलने जैसा हो जाता है। एक ऐसी ही है हाशिमोटो डिजीज, जो मैंने पहले ही बताया था। शरीर की एंटीबॉडीज खुद थायरॉइड को नष्ट कर देता है इसमें। देखिए अब इस हार्मोन की अधिकता से होने वाली बीमारी कौन-सी है, यानी कि हाइपरथायरॉइडिज़्म जो है, इसमें क्या-क्या हो सकता है? थायरॉइड ग्लैंड बहुत अधिक यानी कि ओवर एक्टिव हार्मोन बनाने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है यानी अधिक हार्मोन बनाने लगता है थायरॉक्सिन का। तो ऐसे में देखिए ग्वाइटर होगा किस प्रकार का? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बनाया होगा, जिसका लक्षण क्या होगा? आँखें बाहर की तरफ उभर आएँगी, हृदय गति यानी हार्ट रेट है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, भूख लगने के बावजूद भी वज़न तेज़ी से कम होगा। दूसरा प्लमर डिजीज़ है, आपने देखा प्लूमर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कारण है इसमें थायरॉइड ग्रंथि में गाँठें यानी कि नोड्यूल्स बन जाती हैं, और इसका प्रभाव क्या होता है? यह ग्रंथि को खतरनाक रूप से ओवर एक्टिवेट करता है। सभी में आयोडीन का क्या रोल है? आप देखिए आयोडीन का क्या महत्व है? यह ज़रूरी क्यों है? क्योंकि T4 यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसके निर्माण के लिए आयोडीन जो है, ये सबसे आवश्यक कच्चा पदार्थ है, क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन जो होता है, वही टायरोसिन के साथ मिल करके और फिर थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। तो आयोडीन जो है दोस्तों, अब इसकी कमी का क्या परिणाम हो सकता है? डेफिशिएंसी के कारण यदि भोजन में आयोडीन कम हो, तो ऐसे में जो ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगी और इससे ग्वाइटर यानी कि घेंघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन का मुख्य सोर्स क्या है? आप देखिएगा आयोडीन युक्त नमक खाइए, समुद्री जो भोजन है उसका इस्तेमाल कीजिए, सी फूड का, और साथ ही साथ समुद्री शैवाल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, अपने बुक की नोट्स पे आ जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर पैराथायरॉइड या फिर परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म यानी कि एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं, यानी उससे बनाई गई हैं, उससे मिलके बनी हैं, और ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। यह गले में थायरॉइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती हैं, और इसके द्वारा पैराथॉर्मोन यानी कि पीटीएच नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है, यानी कि कंट्रोल्ड रखता है कि इसको कैल्शियम के आयन को जितना चाहिए उतना बना के रखने में मदद करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है इसके बाद, देखिए एड्रिनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन है ये एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर का संचार बढ़ता है। इससे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर का जो दाब होता है यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित
नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिकांसीकरण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है और इससे इन अंगों की क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, खासकर एड्रिनल मेडुला से स्रावित एपिनेफ्रिन और साथ में नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन है यानी कि जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसको लरो एवं उरो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकट अवस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए इसको हम लरो एवं उरो हार्मोन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, लरो एवं उरो यानी कि फाइट और फ्लाइट। जैसे मान लो अब आप जा रहे हो कहीं रास्ते से और आपको अचानक से सामने से कुत्ता दिख जाए या फिर सांप दिख जाए, तो आप क्या करोगे? अब सोचोगे कि या तो इससे लड़ूं, मारूं या फिर भागूं, दोनों में से कोई एक काम करूं। तो वहां पर आपको लरो एवं उरो जो हार्मोन है वो काम आ जाता है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और साथ में रिलैक्सिन, ये प्रमुख मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर के रजनोवृत्ति की आयु की उम्र 45 से लेकर के और लगभग 55 वर्ष होता है। ठीक है, 45 से 55 वर्ष तक। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। ध्यान रखिए, एस्ट्रोजेंस का जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि के पुटिका के प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच तथा लुटिनाइंग लुटिनाइजिंग, ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहा जाता है, इसके नियंत्रण में होता है। तो ओवरऑल इसको भी नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। देखिए, इसका स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। यानी कि गर्भधारण के लिए यह हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये काफी आवश्यक है। इसके प्रभाव से इसके प्रभाव में गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना और इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया का बंद होना इत्यादि शामिल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए, एक और हार्मोन है जिसका नाम है यहाँ पर रिलैक्सिन। नाम है रिलैक्सिन। इस हार्मोन का जो स्राव होता है वो गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आंवल या फिर प्लेसेंटा के द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि एमिनो एसिड से बना होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़े को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे कि गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु के जन्म में सुगमता होती है। पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों में वृषण यानी कि जो टेस्टिस होता है, इसकी लेडिग की कोशिकाओं यानी सेल्स ऑफ लेडिग में या फिर इसमें से नर जो हार्मोन्स होते हैं यानी मेल हार्मोन्स, जिसको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, इसका स्रावन होता है। तो जो वृषण होता है उससे एंड्रोजन का स्राव होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन भी कहलाता है। प्रमुख एंड्रोजन जो है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसे पौरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। नाम है टेस्टोस्टेरोन और यह एक एंड्रोजन का ही टाइप है। याद कैसे रहेगा मेल और फीमेल वाला? देखो, फीमेल वाला है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एस आ रहा है, एस से आप ये याद रख सकते हैं स्त्री या फिर स्त्रीलिंग। और जो बचता है दूसरा जिसको हम एंड्रो बोलते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड्रोजन ये हो गया आपका मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग यानी फीमेल हार्मोन। अब देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या फिर चूमना या फिर शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की जो कामना होती है अंदर से,
इसके समय या फिर भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है, इसीलिए कई बार ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, एक तो स्त्रियों का गर्भाशय यानी यूटेरस और स्तन ग्रंथियाँ, दूसरा हो गया यह जो हार्मोन है यानी कि ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन शिशु के द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण या फिर मिल्क के इजेक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो मिल्क इजेक्शन के बढ़ाने में कौन-सा हार्मोन यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ भी ऑक्सीटोसिन ही काम आता है। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट आपके पास हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन से आपको दूध का याद आएगा, दूध का जैसे लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने का काम करता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जाँचता है। तो नाम है इसका प्रोलैक्टिन या फिर लुटियोट्रोपिक। यह जो हार्मोन है इसका स्राव अग्र पिट्यूटरी यानी आगे वाली पिट्यूटरी ग्रंथि में जो लेप्टोप्रोफ कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है और इसका मुख्य कार्य है शिशु के जन्म के बाद दूध के स्रावन यानी कि लैक्टेशन को प्रेरित करना। दूध के स्रावन को प्रेरित करने के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, ये याद रखिएगा। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन और पूछा भी गया है। अब देखिए पीनियल ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं। पीनियल ग्लैंड यह मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होता है जो मानव शरीर की छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। यह निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक हो जाता है मेलाटोनिन का, इसीलिए रात में या फिर कम अगर लाइट हो तो सोने का मन करता है और तीव्र प्रकाश हो या फिर दिन हो तो इसका जो स्रावन है वो कम हो जाता है, यानी मेलाटोनिन कम रिलीज होता है ऐसे में जब लाइट ज़्यादा होती है तब, और तब आपको नींद थोड़ा कम लगता है। इसीलिए जनरली रात के समय में ज़्यादा रात तक हम नहीं जग पाते हैं या कम लाइट अगर हो, दिन में भी लाइट बंद करके घर में रहें तो नींद जैसा आपको महसूस होने लगेगा क्योंकि मेलाटोनिन कम रिलीज होगा। अब देखिए हार्मोन जो होता है ये शरीर के रासायनिक दूत यानी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, क्योंकि हार्मोन जब स्रावित होता है, रिलीज होता है, तब जाकर के कोई अंग हमारा काम करने के लिए एक्टिवेट होता है। और ये हार्मोन वृद्धि, चयापचय, प्रजनन से लेकर के जल संतुलन, ब्लड प्रेशर इत्यादि अनेक क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं जनरली, ये सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं एंडोक्राइन द्वारा, और लक्ष्य यानी कि टारगेट जो अंग होता है या ऊतक होता है वहां तक पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड द्वारा। इसीलिए इसे नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। प्रजनन ग्रंथियां जैसे वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग मानी जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? प्रजनन ग्रंथियां, जैसे डिंबाशय या फिर वृषण हो गया, क्योंकि वे भी हार्मोन स्रावित करती हैं, लेकिन सामान्य शारीरिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हार्मोन का स्राव ओवरऑल आप देखिएगा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए ही माना जाता है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। आप देखिए यहाँ पर हार्मोन का नाम है, यहाँ पर उसका स्राव किसके द्वारा होता है और उसका कोर फंक्शन क्या है। पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ईएस एस्ट्रो, यानी ये स्त्री लिंग से संबंधित है, तो आप समझ लो कि यह मादा का जो बॉडी होता है यानी कि फीमेल बॉडी डेवलपमेंट में काफ़ी सहायता करता है। और इसका स्राव किसके द्वारा हो? इसका सोर्स मुख्य रूप से है ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवरी यानी अंडाशय का हिस्सा होता है। दूसरा जो अपना हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन है और फीमेल की बॉडी में ही यह रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। मुख्य काम क्या है? ये प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे आवश्यक जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा है फीमेल बॉडी के लिए ही रिलैक्सिन, और यह कॉर्पस ल्यूटियम या फिर आप कह सकते हैं प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और प्रेगनेंसी के बाद ये डिलीवरी को ईज़ी बनाने के लिए प्रसव के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो ग्रीवा होता है उसको काफ़ी ये चौड़ा करने में मदद करता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन। ये एक्चुअल में देखिएगा तो ये मेल की बॉडी में रिलीज होता है और टेस्टिस यानी वृषण में जो लेडिक सेल्स होती हैं उनके द्वारा यह रिलीज किया जाता है।
और मेल बॉडी में इसका काफ़ी यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसको उत्सर्जित किया जाता है। लव हार्मोन कहलाता है मिल्क के इजेक्शन में यानी दुग्ध के स्राव में। देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, एक है आपका प्रोलैक्टिन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसको स्रावित किया जाता है और जो प्रोलैक्टिन है इसका मुख्य काम है दुग्ध का प्रोडक्शन यानी मिल्क को बढ़ाना, उसका उत्पादन करना। ठीक है? मिल्क बनाना शरीर में, फीमेल की बॉडी में। लेकिन उसका इजेक्शन करना यानी उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? उसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना? और आखिरी है आपका मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित की जाती है और यह जागने और सोने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है। आप यहाँ देख सकते हैं पीनियल ग्लैंड जो होता है, इसको शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है क्योंकि ये सोने और जागने को कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? उसका लोकेशन होता है ब्रेन में, यहाँ पर ठीक सेंटर में। इसका एक और नाम है, नाम क्या है? एपिफाइसिस सेरिब्री, ठीक है? और हार्मोन जो रिलीज़ करता है उस हार्मोन का क्या नाम है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। यह रात में अधिक होता है और दिन में ये काफ़ी कम होता है। जैसे देखो ये नाइट को दिखा रहा है, यहाँ से अगर ग्राफ आप शुरू कीजिएगा तो नाइट में देखो ग्राफ कितना ऊपर है यानी यहाँ तक इस लेवल तक इसका स्राव हो रहा है, जबकि दिन में ये केवल इतना ही है, दिन में बहुत कम है। तो लाइट की कमी में इसका स्राव अधिक होता है जिससे नींद आने लगती है और लाइट अगर अधिक हो या फिर दिन का समय हो तो मेलाटोनिन जो होता है वो कम रिलीज होता है जिसके कारण उस समय नींद नहीं आती। अब हम क्वेश्चन पे आएँगे, क्वेश्चन पर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करके जाएँ और जो भी पीडीएफ्स यहाँ पर यूज़ की जा रही है बुक की, वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आफ्टर क्लास। यानी जब क्लास आप खत्म होगा यूट्यूब पे उसके बाद आप जाइएगा टेलीग्राम पे, आपको सेम डे में या नेक्स्ट डे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। अब अगला आप देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन-सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? वाहिनीहीन का मतलब डक्टलेस है, यानी जो आप कह सकते हैं एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि था और एक था बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन हो वो बताना है आपको। हिंदी वाला समझने में थोड़ा-सा दिक्कत हो गया। वाहिनीहीन, हीन का मतलब जहाँ वाहिनी नहीं हो, यानी कि बिना नली वाला हो, नलिका युक्त नहीं हो। नलिका युक्त वाला को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें नलिका विहीन हो, यानी कि जिसमें नलिका नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़ाई थी, जिसमें एक था आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, जो डायरेक्ट ब्लड में आपका स्राव करता है हार्मोन का। और एक था बहिःस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन जो आपको नलिका युक्त होता है और नली के माध्यम से वह जिस ऊतक या जिस अंग के पास हार्मोन को छोड़ना रहता है वहां पहुंचाता है। और तीसरा था मिक्स जिसमें दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है जिसमें ट्यूब नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे मिक्स वाले में तो ट्यूब होता है यानी कि डक्ट होते हैं, नलिका युक्त भी होता है और नलिका विहीन भी होता है, तभी तो मिक्स बोलते हैं। और जो नलिका युक्त होता है उसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं और जो नलिका विहीन यानी जिसमें नलिका होता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी सही होगा। आप देखिएगा मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाहिनीहीन या फिर नलिका विहीन डक्टलेस होती हैं और इनसे जो स्रावित पदार्थ या हार्मोन होता है वो ऊतक या फिर जहाँ जिस कोशिका तक पहुंचना होता है वो डायरेक्ट रुधिर के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हार्मोन का स्राव सीधे ब्लड में कर देती हैं, जो उसमें प्लाज्मा होता है उसमें, और डायरेक्ट ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो उसके माध्यम से उसके डेस्टिनेशन तक वो हार्मोन पहुंच जाता है। आप देखिएगा रक्त के माध्यम से लक्ष्य ऊतकों या लक्ष्य कोशिकाओं तक वो पहुंचते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अब अगला सवाल देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का और ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तैलीय ग्रंथियां, प्रजनन ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो गया होगा कई लोगों को कि बहिःस्रावी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार नोट्स को वापस दिखाना चाहूँगा जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था। आप देखिएगा यहाँ पर
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की भाग हैं, आप देखिए यहाँ पर हैं। सामान्य शारीरिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हार्मोन का स्राव समग्र रूप से यानी ओवरऑल अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए ही कहा जाता है। यानी कि भले ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, लेकिन सामान्य जो विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, उसमें आप देखिएगा तो जो हार्मोन का स्राव माना जाता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी को हम चूज़ करेंगे। आप देखिएगा हार्मोन शारीरिक या फिर शरीर के रासायनिक दूत यानी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, जो वृद्धि, चयापचय, प्रजनन, जल संतुलन, रक्तचाप इत्यादि अनेक क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, ये सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और टारगेट अंगों या ऊतक तक पहुँचाए जाते हैं। इसीलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रजनन ग्रंथियाँ जैसे वृषण, डिंबाशय वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग मानी जाती है, क्योंकि वे भी हार्मोन को स्रावित करती हैं, लेकिन सामान्य शारीरिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हार्मोन का स्राव ओवरऑल अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए ही कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो था, सॉरी डी जो था, वो सही उत्तर है। अब अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है एड्रिनल या फिर थायरॉइड या फिर पैंक्रियाज या पिट्यूटरी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने पढ़ाया भी था नोट्स में, अगर आपको याद हो। देखिएगा जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि हिंदी में उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि है जो कि गोल होती है और भूरी लाल रंग की होती है। इसका भार जो होता है वो आधे से 1 ग्राम के आसपास होता है। इतना इसका कम वजन होता है और इसका डायमीटर 1 टू 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये कहाँ स्थित होता है? आंत में, किडनी में, लीवर में या मस्तिष्क में? तो यह ब्रेन में स्थित होता है। हमने अभी देखा था कि यह कहाँ स्थित होता है और कई बार मैंने पहले पढ़ा भी दिया है कि यह ब्रेन में होता है। याद रखिएगा, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो होता है ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है। तभी हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकी के जो छोटे ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल है आपके पास, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? ऐसा इकलौता है जो हमने नोट्स में भी पढ़ाया था। देखिए एड्रिनल ग्रंथि जो है और अश्रु ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये तीनों ही ग्रंथियां इंडोक्राइन है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये तीनों, अंतःस्रावी का मतलब जो डायरेक्ट हार्मोन का स्राव ब्लड में करता है, और अग्न्याशय यानी कि जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, ये आपका होगा जिसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी ये डक्ट के माध्यम से भी काम करता है और डायरेक्ट भी काम करता है, इसीलिए यह मिश्रित हो गया, यानी कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि हो गया, मिक्स्ड ग्लैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक और या कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्न्याशय के दो मुख्य काम हैं, एक बहिस्रावी के रूप में और एक अंतःस्रावी के रूप में। जो बहिस्रावी होता है ये मुख्य रूप से पाचन में सहायता करता है और अंतःस्रावी जो होता है यह मुख्य रूप से शर्करा को विनियमित करता है। अब अगला सवाल है आपके पास, यूपीएससी प्री का है, बहुत पुराना है। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? मस्तिष्क में या फिर अंडाशय में या अग्न्याशय में या फिर प्लीहा में? पीत पिंड जो होता है ये अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अंडाशय यानी कि ओवरी। आप देखिएगा इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति यानी कि जो मांस, जिसको द्रव्यमान बोल सकते हैं आप, वो पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो याद रखना है आपको, पीत पिंड कहाँ पाई जाती है? यह अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक संहति है। अगला सवाल आपके सामने है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों याद होगा। एस्ट्रोजन जो है एस से शुरू हो रहा है, तो मैं सही से लिख देता हूं। देखो, एस्ट्रोजन
ये आपका फीमेल के बॉडी में उत्पन्न होने वाला या रिलीज होने वाला हार्मोन है, और जो एंड्रोजन है ये मेल बॉडी में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हमने ये पढ़ा था कि एंड्रोजन है ये मेल सेक्स हार्मोन है, और ये उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? वृषण के द्वारा। और वृषण में भी किसके द्वारा? वृषण के अंदर एक कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक कोशिकाएं। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था और नोट्स में तो पढ़ाया ही था। तो वृषण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो लेडिक कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, और इसी लेडिक कोशिकाओं के द्वारा इसका उत्सर्जन यानी कि इसका सेक्रेशन किया जाता है। ऑप्शन बी निश्चित तौर पर सही है। आप देखिएगा मानव शरीर में लेडी कोशिकाओं यानी सेल्स ऑफ लेडी द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और एक तरफ तरफ उसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखा गया है। आपको मिलाना है कि कौन सा हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अब एक तरफ है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, और हो गया अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल। ठीक है, इधर हार्मोन्स के नाम है, आपको कुछ तो याद ही होगा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, यह आप देखिएगा जनन ग्रंथि ओवरी से ये रिलीज होता है, तो इसीलिए इसको हम मिला देंगे, और ओवरी एक जनन ग्रंथि है तो इसको ए में मिला देंगे हम, और ग्रंथि नहीं जनन अंग है आप ऐसे कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, यह वृद्धि हार्मोन को रिलीज करता है जिसको ग्रोथ हार्मोन जीएच जनरली कहा जाता है। अग्न्याशय पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है तो इसको इंसुलिन में मिला देंगे। एड्रिनल ग्रंथि ये कार्टिसोल को रिलीज करता है। तो ए को हमने 2 में मिलाया है, बी को 3 में मिलाया है, और ए को 2 और बी को 3 और सी को किस में मिलाया है हमने? 1 में। तो ये 2 3 1 इस तरीके से चलेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। सवाल है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, आपको शायद याद हो। जो वृक्क में या उसको हम एंटी यूरिनल भी कहते हैं कई बार, तो उसका सही आंसर क्या होगा? जो मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में या फिर वृक्क में, वो होता है एडीएच। एडीएच जो है इसको एंटी डाईयूरेनल हार्मोन भी कहा जाता है इसको। आप देखिएगा एंटी डाईयूरेटिक कह रहा है, तो वही एंटी डाईयूरेटिक हो गया। पीयूष ग्रंथि से निकलता है एडीएच, और ये जो हार्मोन होता है एडीएच, यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण को नियंत्रित करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो इसको कई बार एंटी यूरेनल भी कहा जाता है, यानी कि जो मूत्र रोधी कहलाता है। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी मिलान करना है, और ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा ये पूछा गया है एलडीए के पेपर में 2010 में ही। यहाँ पर एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ कहाँ से वो स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन। हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन जो है यह गर्भाशय यानी ओवरी से स्रावित होता है, और महिला के बॉडी में पाया जाने वाला ये हार्मोन है। अब देखिए यहाँ पर है इंसुलिन, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था अग्न्याशय से, थायरॉक्सिन थोराइड से। अब बचा टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण से, यानी कि ये मेल की बॉडी में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। तो ए को तीसरे में, बी को हमने चौथे में मिलाया है। ए को तीसरे और बी को चौथे, ऐसा ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसुलिन हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, इसकी कमी से मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज यानी ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो शुगर ब्लड में घट जाता है, क्योंकि सारा शुगर चला जाता है सेल में अगर इसकी अधिकता हो जाए तो। और ऐसे में भी कई प्रकार की समस्याएं, थकावट, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाता है, कमजोरी वगैरह। और बाकी ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है पहले। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं के मासिक धर्म और गर्भावस्था से संबंधित है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। अब अगला सवाल आपके सामने है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। यानी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए फिर भी उसके ब्लड में जो ग्लूकोज होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल स्थिर बना रहेगा, यानी बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इसका कारण क्या है?
यानी यह ऐसा क्यों होता है प्राणियों के मामले में? ऑप्शन है आपके पास पहला, पीयूषिका ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं इसलिए, या फिर अग्न्याशय का जो हार्मोन होता है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं इसलिए, या यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है, या फिर ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज या फिर शुगर को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो। और इंसुलिन का सेक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? पैंक्रियाज, यानी हिंदी में हम अग्न्याशय बोलते हैं, तो अग्न्याशय के द्वारा ये किया जाता है, इसका जो स्रावन होता है वो। तो अग्न्याशय आप देखिए जहां पर भी हो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अग्न्याशय का हार्मोन जो होता है वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि वो कंट्रोल रहता है। आप देखिएगा यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने के लिए देने के बाद भी उसके ब्लड में शुगर का जो कंसंट्रेशन होता है वो बना रहता है। इसका कारण क्या है? कारण है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं जो होते हैं, बीटा सेल्स, उससे इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, और इंसुलिन नामक जो स्राव होता है, जो हार्मोन होता है, इसके स्राव के कारण ही हमारे ब्लड में शर्करा का कंट्रोल रहता है। यानी ब्लड में कितना शर्करा रखना है, कितना ग्लूकोज रखना है, कितना को सेल में भेज देना है, ये सब देख रेख करता है कौन? इंसुलिन। आप देखिएगा शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग हो जाता है, और इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल कम होने लगता है। तो कम भी नहीं होना चाहिए वो। अगला सवाल है, अगर अग्न्याशय खराब हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अग्न्याशय खराब हो जाएगा तो कई सारी समस्याएं, एक तो इंसुलिन नहीं रिलीज हो पाएगा, इंसुलिन बनेगा नहीं, और ग्लूकागॉन भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों को ही रिलीज करता है अग्न्याशय। अब इसके नहीं बनने से क्या समस्या होगा ये तो आप देख ही लेंगे, डायबिटीज और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो आप देखिएगा अग्न्याशय जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है, जिसे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाओं कि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। यदि अग्न्याशय किन्हीं कारणों से खराब हो जाए तो ऐसे में इन सभी हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, और फिर आपके शरीर में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होंगी। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रेनिन, या फिर ट्रिप्सिन, या पेप्सिन, या फिर सिक्रिटिन? हमने पढ़ा था नोट्स में, सिक्रिटिन वो एंजाइम है दोस्तों, या फिर एक तरह से कह सकते हैं वो हार्मोन है जो अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। आप देखिएगा पैंक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है उसको सिक्रिटिन बोला जाता है। यह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कम करता है। विकल्प में बाकी जो जैसे रेनिन है या दूध के विनियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये दोनों ही प्रोटीन के पाचन में काम आते हैं। प्रोटीन पाचन। देखिएगा अगला सवाल, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से बता दूं, याद दिला दूं आप सभी को कि यदि आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी कमेंट नहीं किया है वो कमेंट कर दें। इतना कहने के बाद तो मुझे लगता है 5 या 10 कमेंट आप सभी लोग मिल के कर पाते हैं पूरे 1 महीने में। अगर मैं नहीं बोलूँ तो क्या होगा? और हाइप करने के लिए भी मैं आप सबको बोलता हूँ, वीडियो देखने के बाद जब भी यूट्यूब आप ओपन करें, वैसे तो दिन में कई बार ओपन करते होंगे, तो एक बार समय निकाल के वीडियो को हाइप कर दिया कीजिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियो को। और आखिरी शब्द, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अब देखिए सवाल क्या है, इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर क्या है? देखिए, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और ये कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलके बना होता है दोस्तों? मैंने पहले ही बताया था, जो इंसुलिन है ये 51 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। आप देखिएगा इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग में जो लैंगर-हैंक्स की द्वीपिकाएँ होती हैं, उनकी 2-3 कोशिकाएँ होती हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो उनमें से जो बीटा कोशिकाएँ हैं, उनसे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, यानी ये पौधों में नहीं पाया जाता है। और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन वाला हार्मोन है, जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है, और यह शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और प्रोटीन, इन सभी के उपापचय को कंट्रोल करता है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। अगला सवाल आपके सामने है यूपीपीसीएस प्री 2023 का निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। अभी मैंने आपको चीख-चीख के बताया कि ये इंसुलिन है जो बीटा सेल द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब अगला सवाल आपके सामने है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? ग्लूकोज को, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं या आप इसको शुगर भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका मेटाबॉलिज्म ये नियंत्रित करता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इसके अलावा वसा और प्रोटीन इन दोनों को भी यह कंट्रोल करता है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इंसुलिन क्या है? इसमें मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन ऐसे तो एक प्रोटीन है जो 51 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है और इसका मुख्य काम क्या है? ये स्रावित किसके द्वारा होता है? अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय में भी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा स्रावित होता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है और यह एक प्रकार का पेप्टाइड है यानी कि प्रोटीन है। और इसकी रचना मैंने बता दिया 51 एमिनो एसिड से होता है और यह शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा वसा और प्रोटीन यानी फैट और प्रोटीन दोनों के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसलिए यहाँ पर इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए, सी और बी 3-3 ऐसे ऑप्शन हैं जो सही हो रहे हैं, तो उपयुक्त में एक से अधिक हम चूज़ करेंगे। सवाल देखिए दोस्तों, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन, नाम याद रखिएगा, मधुसूदनी या फिर इंसुलिन दोनों एक ही बात है। यह अंतःस्राव हार्मोन है। यह क्या है ये बताना है। ग्लाइकोलिपिड है यानी वसा युक्त है या फिर वसीय अम्ल है, एस्टेरॉल है या फिर पेप्टाइड है। हमने देखा था इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको हम पेप्टाइड बोलेंगे। जो प्रोटीन से बनता है वो पेप्टाइड होता है और ये 51 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है यानी एमिनो अम्ल से मिलके बना होता है, ये भी आपने देखा था। और यह किसके द्वारा श्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय के द्वारा। अगला सवाल वही है, इंसुलिन क्या है? मैंने बता दिया यह एक प्रोटीन है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। अगला सवाल, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन का उत्पादन करती है। पीयूष ग्रंथि तो मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है, होगा नहीं। और एड्रिनल जो ग्रंथि है, ये इसके द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो बचता है आपके पास लैंगरहैंस। आपने पढ़ा था पैंक्रियाज में लैंगरहैंस होता है एक हिस्सा जिसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं और जो बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं के द्वारा इंसुलिन का स्रावन या उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही होता है। अगला सवाल, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, सीधे आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल भी मैंने करा दिया है। सवाल पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या नमक है? तो यह एक हार्मोन है, हमने कई बार पढ़ लिया। अगला सवाल भी मिलता-जुलता है, तो आई होप कि इसका आंसर आप खुद बता देंगे, मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। अब एक अच्छा सवाल है कि इंसुलिन में इनमें से कौन-सा धातु मौजूद रहता है? टिन, तांबा, एल्युमिनियम या फिर जस्ता। आपको बता दें दोस्तों, इंसुलिन जो होता है इसमें जिंक अवेलेबल होता है यानी जिंक इसमें उपस्थित होता है। इंसुलिन की जो संरचनात्मक अखंडता है इसको बनाए रखने की आवश्यकता होती है और यह एंजाइम के लिए सहकारक के रूप में काम करता है जो ग्लूकोज उपापचय से संबंधित है। तो इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता यानी कि जिंक, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इंसुलिन किसको खाने से प्राप्त होगा? अदरक के प्रकंद को या डहेलिया की जड़ों से या फिर बालसम पुष्प से या फिर आलू के कंद से? सही उत्तर क्या है दोस्तों? डहेलिया की जड़ों से यानी कि ऑप्शन बी। आप देखिएगा यहाँ पर इंसुलिन एक हार्मोन है, ये तो हमने बता ही दिया है। यह ब्लड में शुगर की मात्रा का कंट्रोल करता है और इसका स्रोत जो है ये डहेलिया की जड़ें मानी जाती हैं। साथ ही अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं भी इसको उत्पन्न करती हैं। ध्यातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और मैं क्लियर करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, कई जगह जैसे आप देखेंगे एक जो वाईसीटी का बुक आता है यानी कि यूथ पब्लिकेशन कंपटीशन टाइम्स वाला, उस बुक में भी मैंने देखा क्वेश्चन में यहाँ पर इंसुलिन ही लिखा गया है, यहाँ भी इंसुलिन ही लिखा गया है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन जब आप बीपीएससी वाले बुक में पढ़ोगे, बीपीएससी 2026 एडिशन का जो
पूर्वावलोकन वाला बुक है, वो मैंने भी पढ़ाया है और टोटल मुझे लगता है 3 से 4 घंटे की कंप्लीट बायोलॉजी मैंने उसमें जितना भी पूछा गया उसको अपलोड किया है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और वहाँ पर इस इंसुलिन के जगह पर लिखा गया है इनुलिन, ठीक है? इनुलिन और इनुलिन ही ज़्यादा सही लगता है क्योंकि जब मैंने सर्च किया, इसको गूगल किया और भी कई जगहों से मैंने इस पर जानकारी एकत्रित किया तो पता चला कि ये इंसुलिन नहीं है, इनुलिन ही होना चाहिए और डहेलिया की जड़ों से इनुलिन ही प्राप्त होता है, ठीक है? और ये अगर आप देखना चाहें तो अगर आपके पास ये वाली बीपीएससी की पूर्वावलोकन की 2026 एडिशन बुक है, तो उसमें आप ये पेज नंबर 431 पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, वहाँ पर ये दिया गया है इनुलिन किससे प्राप्त होता है, सेम ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बता दिया यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में देखा वहाँ भी इंसुलिन ही लिखा है, इसमें भी इंसुलिन लिखा है लेकिन सही है इनुलिन, क्योंकि डहेलिया की जड़ों से इनुलिन प्राप्त होता है। कई बार लोग इनुलिन और इंसुलिन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर इनुलिन कभी पूछ दे तो आपको डहेलिया की जड़ ही लगाना है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ उसका काम है। देखिए इंसुलिन, इसका काम रक्त शर्करा का नियंत्रण बिल्कुल है, तो पहला तो सही है इंसुलिन का। अब देखिए मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है यह निद्रा का नियंत्रण करता है, सोने और जागने को, नींद और जो नींद से संबंधित क्रिया है उसको मेलाटोनिन निश्चित तौर पर कंट्रोल करता है। रात के समय में ये ज़्यादा बनता है जिससे नींद ज़्यादा आता है जब कम लाइट होती है। जो मेलाटोनिन है इसका उत्पादन या सेक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? याद रख सकते हैं इसका सेक्रेशन पीनियल ग्रंथि द्वारा किया जाता है या पीनियल ग्लैंड के द्वारा। अच्छा, ऑक्सीटोसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन काफ़ी काम करता है, तो निश्चित तौर पर ये सही है, मैंने पढ़ाया भी था। 2 है, एक तो है एक जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन स्पेलिंग पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। ये किसमें काम आता है? ये दूध को बनाता है यानी मिल्क को प्रोड्यूस करता है। दुग्ध बनाना इसका मुख्य काम है और मिल्क का जो इजेक्शन होता है यानी दूध को बाहर निकालने में मदद करना, इसमें कौन-सा हार्मोन काम आता है? इसमें काम आता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है? जो ऑक्सीटोसिन है ऑप्शन सी में ये तो ये निश्चित तौर पर सही है, तो ऑप्शन जो डी है ये इकलौता बचा जो गलत है। गैस्ट्रिन वैसे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित एड्रिनल है आपका और एडीएच भी कई बार काम आ जाता है। एडीएच भी हमने पढ़ा था कि अगर एडीएच अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उसका भी असर ब्लड प्रेशर पर देखने को मिलता है। गैस्ट्रिन जनरली यह जठर रस को उत्सर्जित करता है और यह पाचन से संबंधित है। आप देखिएगा गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है यानी प्रोटीन से बना होता है, अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन यानी सेक्रेशन को उद्दीप्त करता है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, माँ और शिशु के बीच गले लगना या फिर चूमना किस हार्मोन के कारण ये होता है? मैंने बताया था इसका मुख्य जो कारण है वो है ऑक्सीटोसिन। हमने नोट्स में भी अच्छे से पढ़ा था। आप देखिएगा माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना तथा शिशु की देखभाल करने का जो वात्सल्य का जो प्रभाव दिखता है या फिर भोग विलास का जो प्रभाव दिखता है, ये सभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक हैं, यानी 2 जगह यह प्रभाव अपना दिखाता है। एक तो यूटेरस यानी स्त्रियों का गर्भाशय और दूसरा स्तन ग्रंथियाँ। अब अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर बीपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? देखिए दूध का स्राव अगर पूछा गया है, यानी कि उसको निकालने की बात हो रही है, तो ऐसे में आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन। और जो प्रोलैक्टिन था, वो कब काम करता है? वो दूध के निर्माण में काम आता है। आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है, यानी पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से द्वारा यह स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। इसके 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, एक स्त्रियों का गर्भाशय और दूसरा उनका स्तन। आप देखिएगा शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान यानी लैक्टेशन के समय स्तन की पेशियों को सिकुड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिए अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए यानी जो ग्वाला होता है जो दूध
को बेचते हैं, खरीद-बिक्री का काम करते हैं, उनकी बात की जा रही है। वो गाय-भैंसों से अधिक दूध के उत्पादन के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगवा देते हैं गाय को, जिसे पिटोसिन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि केरेटिन या फिर केराटिन ये फाइब्रोइन एवं कोलेजन प्रोटीन। अगला सवाल अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू हो गया, तरबूज हो गया इत्यादि का आकार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है ऑक्सीटोसिन। देखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी कि मिल्क इजेक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस हार्मोन का प्रयोग प्रायः गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन या फिर फाइब्राइन या फिर ऑक्सीटोसिन या कोलेजन? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा था कि कौन प्रोटीन नहीं है। देखिए, केराटिन या फिर फाइब्राइन और कोलेजन ये तीनों ही प्रोटीन होते हैं। मैंने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में बताया था। ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या होता है? पेप्टाइड। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों ही अमीनो अम्ल से बनते हैं। जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल इससे बनते हैं। अंतर इतना है कि पेप्टाइड कम संख्या में अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनता है। जनरली 50 से कम अगर अमीनो अम्ल मिले होते हैं, तब पेप्टाइड का निर्माण होता है, और अगर 50 से अधिक हैं, 100 है, 70 है, 80 है, 50 से अधिक अमीनो अम्ल अगर मिलकर के किसी का निर्माण करते हैं, तो उसको प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है ना? और ऑक्सीटोसिन जो है जनरली इसमें 9 के आसपास एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, जबकि इंसुलिन इंसुलिन जो है वो 51 होता है, तो उसको एक प्रकार का प्रोटीन हम कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को कहना गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, ये एक प्रोटीन नहीं है। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन की, ये तो हमने देख ही लिया। अब अगला सवाल फिर से वही है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? यानी ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला सवाल अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप में काम करती है? हमने देखा भी था, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास ऑटू जनन ग्रंथि, अधिवृक्क और परावट। देखिए, परावटु जो है, जिसको हम पैराथायराइड ग्रंथियां भी कहते हैं, ये जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आप देखिएगा, पैराथायराइड या फिर परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोनों पर पृष्ठ तल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है या कार्य कर सकती है। इनके द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसको पीटीएच जनरली बोला जाता है, इसका स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को कंट्रोल करके रखती है। क्वेश्चन झारखंड पीसीएस का, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्यों? क्या वह पाचन बढ़ाता है, या फिर रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, या फिर थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या इनमें से सभी? निश्चित तौर पर आयोडीन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसको बनाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है आयोडीन का। इसीलिए आयोडीन निश्चित तौर पर आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, जिसको आमतौर पर घेंघा बोला जाता है या ग्वाइटर। आप देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अब अगला सवाल आपके सामने कथन और कारण वाला उत्तराखंड पीसीएस का है, 2012 में ही पूछा गया था। एक कथन है, एक कारण है। कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर एक सामान्य बीमारी है। कारण दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, ग्वाइटर या घोंघा कब होता है? जब आयोडीन कम मिलता है, क्योंकि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। वैसे में थायरोक्सिन बन नहीं पाता है, और थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में
ग्वाइटर या फिर घेंघा बीमारी होती है, ये एक सामान्य बीमारी है वहाँ पर, और कारण निश्चित तौर पर आयोडीन की मात्रा कम होना है। तो दोनों ही सही है, तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे। कथन और कारण दोनों सही है। आप देखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्र तल से अधिक ऊँचाई पर होते हैं, वहाँ आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसीलिए आयोडीन की कमी से वहाँ घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अगला सवाल है, थायरोक्सिन क्या है? विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं? थायरोक्सिन क्या है दोस्तों? यह एक हार्मोन है जो कि थायरॉइड ग्रंथि द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है। आप देखिएगा यहाँ पर थायरोक्सिन जो ग्रंथि होता है, यह मानव शरीर में गर्दन के भाग में श्वास नली जो होता है उसके दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर यानी ठीक नीचे स्थित होता है। इससे थायरोक्सिन जिसको T4 कहते हैं और ट्राई आयोडायरोक्सिन आयोडायरोनिन यानी कि T3, ये T4 और T3 हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें आयोडीन होता है। यह एमिनो अम्ल टायरोसिन और आयोडीन यौगिक से मिलकर बनते हैं जनरली। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी T4 और T3 को माना जाता है। इस हार्मोन की कमी से सामान्यतः घेंघा, हाशिमोटो रोग और बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्क में मिक्सिडिमा जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। अब अगला सवाल है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है, क्योंकि ये आयोडीन से बना होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 सेम ही है। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है थायरोक्सिन में, क्योंकि थायरोक्सिन जो होता है यह आयोडीन से ही बना होता है। मैंने कई बार बता दिया, आयोडीन के साथ साथ टायरोसिन जो होता है वो जब मिलता है तब जाकर के बनता है थायरोक्सिन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, यानी थायरोक्सिन क्या है? एमिनो एसिड है, पेप्टाइड है, एस्टर है या फिर शर्करा है? तो यह एक अमीनो अम्ल है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आप देखिएगा आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन को माना जाता है, यह एक अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड टायरोसिन है, जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए पहले थायरॉइड ग्रंथि को उत्तेजित करना होता है और इसको स्टिमुलेट करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन जिसका नाम TSH है उसकी आवश्यकता होती है। TSH यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह जो होता है इसका नाम ट्रोपिन भी है, थायरोट्रोपिन। इसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी या फिर थायरोट्राफ कोशिकाएं करती हैं। खास तौर पर आप पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का स्रावन करती है और TSH जाकर के थायरॉइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है ताकि वह थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करे, स्रावित कर सके। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायरॉइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है वो घेंघा है। नेक्स्ट आप देखिएगा दोस्तों, थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उसको उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो कौन-सा है? हमने देखा थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन को तभी स्रावित करता है जब इसको स्टिमुलेट करने के लिए TSH जो हार्मोन है वो उसको प्राप्त होता है, यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन रिलीज़ करता है? इसका सेक्रेशन किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है, यहाँ जो भी है नाम ये सब है आपका हॉर्मोन्स के नाम है और इसकी तरफ है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन जो है दोस्तों यह क्रोध, भय और खतरा के समय में ये रिलीज़ होता है, और ख़ास करके अचानक से अगर भय हो जाए या किसी चीज़ का संकट महसूस हो तो उसमें ये हेल्प करता है फैसला लेने में। इसीलिए कई बार इसको लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। लरो और उरो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट या फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। आप देख लीजिएगा ऐसे ही कुछ, यानी कि अगर अचानक खतरा दिखे, अचानक सांप दिख जाए या बिच्छू दिख जाए तो आप लड़ेंगे या फिर वहां से निकल जाएंगे। जो करना है वहां पर आपको एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है वो काम करता है और यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। एस्ट्रोजन तो आपको पता है कि यह फीमेल की बॉडी में उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और फेरोमोन जो है यह कीटों में जो कीट होते हैं
छोटे-छोटे कीटों में उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है जो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। तो डी को हम दूसरे में मिलाएँगे। क्या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी एड्रेनलिन एड्रेनलिन जो है ये क्रोध, भय और खतरा से जुड़ा है। एस्ट्रोजन स्त्रियों के शरीर में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और फेरोमोन जो है ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, यानी कि अपोजिट सेक्स वाले पर्सन को अट्रैक्ट करता है। आप देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल है अपने पास, अ कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? अभी मैंने बोला था कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं एड्रीनेलिन को, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन, यह जो हार्मोन है यह एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके स्राव से हृदय गति में तेज वृद्धि हो जाती है, अचानक से शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन से रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकीन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं। इसे लरो या उरो, फ्लाइट और उरो या लरो है, या वही लरो या उरो जैसे आप समझ लो। फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट है दोनों ही बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके स्रावित होने से हृदय की गति और उत्तेजना बढ़ती है? अभी हमने देखा एड्रेनलिन, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन पुटिका द्वारा उत्पादित होता है, और यह पुटिका और एस्ट्रोजन दोनों ही फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं। देखिएगा, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की जो थीका इंटरना होती हैं, इनकी कोशिकाओं के द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजोवृत्ति या फिर रजोनिवृत्ति की आयु जो लगभग 45 से 55 वर्ष तक होता है, इस समय तक होते रहता है। प्रमुख जो एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उसकी वृद्धि में सहायक होता है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बोल दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल था एस्ट्रोजन क्या है? तो यह एक हार्मोन है, निश्चित तौर पर बहुत आसान है। महिला सेक्स हार्मोन किसको कहा जाता है? एस्ट्रोजन को। और एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है, तो ये याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगला सवाल फिर से है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये है एस्ट्रोन, यहाँ पर केवल लिखा गया है। हालांकि सही उत्तर यही होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये तो मेल हार्मोन है, और थायरोक्सिन मेल फीमेल दोनों में होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आप देखिएगा, एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कि यह फीमेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुलिंग हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। और पुरुष हार्मोन जो होता है एंड्रोजन को एंड्रोएस्ट्रोजन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए उसी से रिलेटेड है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। कि ऐसे में इसके दो ऑप्शन आपका सही दिख रहे हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन भी है और एस्ट्रोजन भी है, दोनों ही महिलाओं के शरीर में उत्पन्न होते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर स्टार मार्क लगाया गया है, मैं एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय यानी ओवरी द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में
एस्ट्राडियोल में परिवर्तित हो जाता है और इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, वो भी एंड्रोस्टेनेडियोन जो कि एक पुरुष हार्मोन है, इसका स्राव जारी रखती हैं। देखिएगा, यह जो होता है वो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालाँकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल जो एस्ट्रोजन की मात्रा रहती है, वो महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से बहुत कम होती है। यूपीपीसीएस ने जो स्टार्टिंग में इसका आंसर की जारी किया था, उसमें ऑप्शन सी को सही माना था, लेकिन जो संशोधित यानी फाइनल आंसर किया था, उसमें इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था, यानी डिलीट करवा दिया गया था। कारण है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इकलौता सही नहीं मिला। अब अगला सवाल यूपीएससी प्री का है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन-कौन से कथन हैं? पहला है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है, पुरुषों की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं और प्रोजेस्टेरॉन तो मैंने पढ़ाया ही था आपको नोट्स में भी। तीसरा कह रहा है, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। देखिए कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होता है और महिलाओं के शरीर में जनरली उत्पन्न होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये पुरुषों के शरीर में उत्पन्न होता है, यानी ये मेल सेक्स हार्मोन माना जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये महिलाओं में भी कुछ मात्रा में उत्पन्न होता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन भी पुरुषों में भी कुछ मात्रा में उत्पन्न होता है। और चौथा कह रहा है कि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। ये निश्चित तौर पर गलत है चौथा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सोमैटोट्रोपिन इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, जिसको जीएच लिखा जाता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। और इसका स्राव किससे होता है? इसका स्राव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि मास्टर ग्रंथि से। तो आप देखिएगा, जो ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको सोमैटोट्रोपिन कहते हैं, इसका संबंध है किससे? शरीर में वृद्धि से, जिसकी अधिकता से भीमकायिता यानी कि शरीर का बड़ा होना ऐसी एक बीमारी हो जाती है, जैसे सामान्य से अधिक शरीर बड़ा हो जाता है या कोई अंग बड़ा हो जाता है, जबकि इसकी कमी से बौनापन भी हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन है, यह एक मादा हार्मोन है जिसका स्रावन महिलाओं के मुख्यतः अंडाशय में जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे होता है, तथा पुरुषों में वृषण में भी सूक्ष्म मात्रा में यह उत्पन्न होता है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के वृषण में स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है, लेकिन महिलाओं में अंडाशय तथा अधिवृक्क ग्रंथियां भी काफी कम मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल के मोचन बढ़ता है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था? यहाँ पर आपको दिया गया था कि इसकी मात्रा कम हो जाती है प्रतिबल के कारण, तो इसीलिए वो उल्टा था, इसीलिए चौथा कथन गलत हो गया, बाकी सही हो गया। अगला सवाल आप देखिए, अब यहाँ पर मिलान करना है। और क्या मिलान करना है? एक तरफ हार्मोन है, एंजाइम है, फिर फॉस्फोलिपिड है और बहुलक है, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है लाइपेज, फिर टेस्टोस्टेरोन और लेसिथिन और पॉलीइथिन। कौन क्या है? हार्मोन इनमें से कौन-सा एक हार्मोन है? तो आप बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है, अभी हमने देखा था, तो ए को हम दूसरे में मिला देंगे। अगर इतना भी कर पाए तो केवल 2 ऑप्शन अब आपके पास बचे, बाकी ये तो गलत हो गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बी, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा था कि एंजाइम जो होता है दोस्तों, अब जैसे एंजाइम तो मैंने बताया आपको, देखिए लाइपेज क्या है? लाइपेज एक एंजाइम का उदाहरण है। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो था वो एक प्रकार का हार्मोन है, वैसे ही लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। तो बी को पहले में मिला दो। इस हिसाब से तो ये क्लियर हो गया कि हम इसको चूज़ करेंगे। बाकी पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक होता है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन डी में मिला देंगे, तो डी को चौथा ये सही है और बचा सी को तीसरा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिएगा दोस्तों, सही सुमेलन यहाँ भी दिया गया है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, लाइपेज क्या है? एंजाइम है, लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है, और पॉलीथीन क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन-सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, पैराथायरॉइड जिसको परावटु हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, और ये वही हार्मोन है दोस्तों जो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि से
स्वतंत्र होकर यानी इससे अलग होकर काम करता है, इससे स्वतंत्र रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। आप देखिएगा यहाँ पर परावटु या पैराथायरॉइड हार्मोन जिसको पीटीएच कहते हैं, ये रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। गर्दन में थायरॉइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायरॉइड ग्रंथियों के द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है और इसी हार्मोन की सहायता से शरीर रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। अब अगला सवाल 51st क्वेश्चन क्या है देखिए, कथन है और कारण है। कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और कारण इसका दिया जा रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। अब कारण गलत हो गया, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो निद्रा को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, निद्रा को कंट्रोल करता है, यानी स्लीपिंग आप कह सकते हो या जो कहो इसको, सोने और जागने को कंट्रोल करता है। और कम प्रकाश हो या फिर अंधेरा हो यानी कि रात का समय हो तो ऐसे में मेलाटोनिन ज़्यादा उत्सर्जित होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। और अगर दिन हो या प्रकाश अधिक हो तो ऐसे में उसका सिक्रेशन कम से कम होता है, इसलिए दिन में नींद कम आता है और रात में ज़्यादा आता है। तो सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय तो माना जा सकता है निश्चित तौर पर। अगर कोई सोया है तो उसके पास तेज प्रकाश करना ये अवांछनीय माना जाएगा, अनयूजुअल है। लेकिन तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का अधिक उत्पादन ये गलत है कथन, क्योंकि तीव्र प्रकाश में उसका उत्पादन कम से कम होता है। तो ऑप्शन सी हम मानेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। आप देखिएगा मेलाटोनिन जो है ये निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अच्छा, इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्लैंड, याद रखना है कौन ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड या फिर ग्रंथि आप कह लो, इसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है मेलाटोनिन। अब देखिए यह केवल रात में निकलता है या रात में अधिक मात्रा में निकलता है? मेलाटोनिन जो होता है ये मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच एक पिनियल ग्लैंड होता है, इससे थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है थोड़ा-थोड़ा और बाद में ब्लड में ये मिल जाता है। पिनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है और इसीलिए इस ग्रंथि पर प्रकाश का और अंधकार का सीधा प्रभाव दिखता है। जैसे-जैसे शाम होती है या फिर प्रकाश कम होते जाता है, मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। अतः इसे रात का हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है या बहुत कम होता है। अगला सवाल देखिए, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? फेरोमोन्स भी एक हार्मोन है, कीटों में, पक्षियों में, सांपों में या फिर चमगादड़ों। यह दोस्तों आम तौर पर कीटों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए को हम सही टिक करेंगे। और फेरोमोन्स हमने मिलान करने वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यह जो होता है यह विपरीत लिंग वाले कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है? क्योंकि इसमें से एक प्रकार का गंध निकलता है और उस गंध के ज़रिए जो मेल कीट होते हैं वो फीमेल कीट की तरफ या फीमेल कीट मेल कीट की तरफ आकर्षित होती हैं। कीटों को आप समझ लेना, राइटिंग में नहीं बना पा रहा हूँ, आकर्षित करते हैं। वैसे इतनी गंदी है नहीं मेरी राइटिंग। ऑप्शन ए सही। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए सही था, यानी फेरोमोन्स, जो फेरोमोन्स है ये वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और यह विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का भी कार्य करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, और इस टॉपिक का, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो ये कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, इससे पहले यह आरएएस के पेपर में पूछा गया था, और कब पूछा गया था? वो 2008 में ही पूछा गया था, लेकिन 2015 में वापिस से यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इस टॉपिक का भी। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, फिर से मैं बोल दूं, लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने कमेंट्स नहीं किया वो कमेंट्स भी कर दें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यानी कि द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।